श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि आपका क्लास 10 का मैथ्स का पेपर 21 मार्च को लगा हुआ है और उसी की तैयारी अब हम जो है फाइनल कराने जा रहे हैं। जो भी यहाँ क्वेश्चन बताया जाएगा बच्चों वो सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। और याद रखिए अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो देखिए जरूर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा बच्चों वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। और याद रखिए जो 21 मार्च को आने वाला पेपर होगा वो आज ही आपको देखने को मिल जाएगा कि उसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस आ रहा है। नहीं मानते हैं तो आप जाकर जब एग्जाम दे के आएंगे तब भी आप देख सकते हैं कि यार क्वेश्चन तो सब कुछ वैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। तो ये ध्यान रखिए बच्चों, हम तो यही कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारा चैनल मैथ्स बाय हितेंद्र सर को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो बच्चों। और देख सकते हैं आप क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम ऑन 21 मार्च और इसी की प्रिपरेशन के लिए हम लोग जो है इसको अंतिम अंजाम देंगे और 21 मार्च के लिए हम लोग फाइनली बिल्कुल तैयार होंगे, ठीक है ना। तो हमारे साथ जोरों से लग जाइए बच्चों। और जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिएगा। और याद रखिए हमने अभी आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन यहाँ बताया जाएगा सारे एग्जाम वाले ही क्वेश्चन होंगे और सारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे बच्चों, जो कि 21 मार्च को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो तैयारी हो रही है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम मैथ्स एग्जाम ऑन 21 मार्च के लिए हो रही है। आप खास तौर पर इसी के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम फाइनल अंजाम देंगे और यही क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए और एग्जाम देखिए आपका 100% बहुत ही बढ़िया जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे साथ लगा रहिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है ना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द रूट 3 इज इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि बच्चों ये रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि जो भी नंबर आपको दिया जाता है इरेशनल नंबर हो, चूंकि हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर तो कभी खत्म ही नहीं होते ना, कभी खत्म ही नहीं होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल की प्रूविंग में हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, सवाल समझिए जरा। ये रूट 3 है, यस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो यार ऐसा कोई भी सवाल होगा ना वो तो इसी प्रोसेस पे लगेगा ना, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है ना। आपको 3 है तो 3 चलाइएगा, 5 है तो 5 चलाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले बच्चों। रूट 3 को हम मान लेंगे गलत, क्या कर लेंगे, गलत मान लेंगे। क्या है, रॉन्ग एजम्पशन करेंगे। यहाँ पे रूट 3 यहाँ पे बताया गया इरेशनल नंबर है, मैं यहाँ मान के चलूंगा कि ये गलत है, इरेशनल नहीं, ये रेशनल होगा। और जब गलत हम कोई चीज मानेंगे और उसको सही साबित कर देंगे कि यार ये रेशनल ही आया है, आपने रेशनल ही तो माना था उसको, और वो जबकि आपने गलत मान रखा था उसको, तो गलत माना है, उसको सही साबित किया आपने, फिर वो जो सही साबित किया है आपने वो तो गलत था ना, तो उसको सही के लिए फिर से वो इरेशनल नंबर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट करना है बच्चों। क्या गलत मानना है आपको, लेट रूट 3 इज रेशनल नंबर। सबसे पहला काम रेशनल नंबर, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो रूट 3 अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का फॉर्म किस टाइप में होता है बच्चों, p अपॉन q टाइप में। यानी p एक इंटीजर्स नंबर है, p और q क्या है, इंटीजर्स नंबर है। देन यहाँ पे आपको हम बताएंगे ये p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि वेयर p एंड q आर को प्राइम, कैसे नंबर है बच्चों, को प्राइम है। अगर ये p और q को प्राइम है तो आपको को प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, जिन दो नंबर का कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होता है उसे कहते हैं को प्राइम नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस p और q का कॉमन फैक्टर मतलब HCF कितना आना चाहिए बच्चों, p और q का केवल और केवल 1 आना चाहिए। यानी आप देखिए एक 2 ले लीजिए नंबर और एक 3 ले लीजिए और उन दोनों का कोई फैक्टर होगा तो केवल और केवल कॉमन जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, कि 1 तो हर एक संख्या का मल्टीपल होता है ना बच्चों। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 और 3 का कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। ये चीज आप अगर प्रूव करेंगे कि p और q एक को प्राइम नंबर है, देन HCF उसका 1 आ जाता है। यही धारणा आपको लेकर चलनी होती है बच्चों कि हमको जो भी प्रूविंग यहाँ पे आने वाली है उसका HCF भी 1 आना चाहिए। लेकिन इन्होंने रेशनल नंबर माना हुआ है तो 100% श्योर है बच्चों उनका HCF 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 के हिसाब से HCF 3 हो जाएगा वहां पे। तो इसी बात को यहाँ पे आप क्या कर दोगे, गलत साबित कर दिए। और जब गलत साबित कर दिए तो वो तो नंबर रेशनल हो गया ना। आपने सही गलत माना था, सही साबित किया उसको,
कि भाई रेशनल माना था तो रेशनल ही है वो, तो रेशनल है लेकिन वो तो इरेशनल था ना, वो क्या था, इरेशनल था, तो ये बात सत्य है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो पता है बच्चों, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है और p का स्क्वायर p स्क्वायर नीचे q स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, q स्क्वायर को इधर लाइए और p स्क्वायर के नीचे 3 को डाल दीजिए क्रॉस से। अब यहाँ कुछ बातें लिखनी पड़ती है बच्चों, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा 3 डिवाइड्स, आप देख ही रहे हैं 3 डिवाइड्स क्या कर रहा है, p स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं 3 डिवाइड्स p भी हो जाएगा बच्चों। 3 डिवाइड्स क्या हो जाएगा भाई, अगर p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो यार p को भी तो 3 डिवाइड करेगा। जैसे हम कह सकते हैं, इस तरह से इसको समझ लीजिए, अगर p से 3p को डिवाइड करेगा देन कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, उसको c लेट कर लीजिए। क्या लेट कर लीजिए, c लेट कर लीजिए बच्चों। तो यानी p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3c, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर जो आपने यहाँ पे निकाला है बच्चों, ये वाला, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन मानिए और p इज इक्वल टू जो 3c आ रहा है उसको वापस इसी में लगा दीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम, और इसको आप सेकंड मान लीजिए, बाद में इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो फ्रॉम क्या लिखेंगे, फर्स्ट में ये जो p इज इक्वल टू 3c है ना उसको लगा देंगे बच्चों। तो चलिए हम थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। p की वैल्यू यहाँ लगाइए बच्चों, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है, 3c, तो 3 का स्क्वायर 9 और c स्क्वायर नीचे आपका है 3, ये देखिए 3 है, तो 3 से 3 को काटिए, तो हम क्या करेंगे, q स्क्वायर के नीचे अब 3 को लाइए और लिखिए c स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि 3 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों ही बातें आपको सोचनी पड़ेगी। p अगर p में आपने 3 को डिवाइड दिखाया है तो आप q में भी तो 3 का डिवाइड दिखाइए, तभी ना हमें उसमें p और q हमारे नंबर कैसे कोप्राइम है, तो कोप्राइम नंबर होने से उनका HCF 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ और आएगा, ठीक है, क्या आएगा, कुछ और आएगा, देखिएगा अभी। तो ये हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ फिर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ फिर लिखिए, क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो हम ये भी लिख देंगे 3 डिवाइड्स। उम्मीद आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा एक बात है बच्चों, अगर 3 डिवाइड्स क्यों होगा, तो इस तरह से आप समझिए ना, अगर 3 q को डिवाइड कर रहा है तो इसको ऐसे नहीं डिवाइड करेगा तो कोई रिजल्ट आएगा d, इसको लेट कर लीजिए, मान लीजिए भाग करने पर कोई संख्या आती, संख्या क्या होगी, कॉमनली हमने d मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। अब इनका HCF निकाल के देखो, किसका HCF p, q, अब इज इक्वल टू HCF p की जगह p के बच्चे देखिए यहाँ पे इसको इक्वेशन मान लीजिएगा थर्ड। अब इस थर्ड को समझिए, सेकंड को समझिए, थर्ड को, इसका HCF कितना आएगा, p का देखिए p की वैल्यू कितनी है, 3c, तो यानी p की जगह लगेगा 3c। उसके बाद q की वैल्यू कितनी है, 3d, तो हम देख सकते हैं 3 दोनों में है बच्चों, तो इसका HCF कितना हो गया, 3। लेकिन देखिए HCF 3 और q कितना आना चाहिए, 1, यहाँ कितना आ रहा है, 3, यानी 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अब आपको यहां लिखना पड़ेगा, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा अच्छे ढंग से, ठीक है। वीडियो को पॉज करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब यहां क्या लिखेंगे आप, अब यहां पे आप एक बात समझिएगा जरा, लिखेंगे 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। आप देख सकते हैं 3 ये क्या है, p और q का कॉमन फैक्टर है, लेकिन p और q क्या थे, हमारे को प्राइम नंबर है, तो उसका फैक्टर 3 कैसे हो सकता है, उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, उसका फैक्टर 1 होना चाहिए। देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बट p एंड q आर को प्राइम नंबर, क्या है बच्चों, को प्राइम है, p एंड q क्या है, को प्राइम है।
अगर P और Q को प्राइम है तो इसका मतलब है कि इसका HCF 1 होना चाहिए, इसका HCF क्या होना चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए, ठीक है। P एंड Q आर को प्राइम, देन हम कह सकते हैं 1 इज ए कॉमन फैक्टर, उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया बच्चों, क्या हो गया, तो आवर एजम्पशन यहां लिखना पड़ेगा या सपोजिशन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों रॉन्ग हो गया बच्चों, दैट आपने माना था √5 इज रेशनल, रेशनल माना था आपने, क्या माना था, रेशनल माना था, बट √3 सॉरी √5 नहीं है, √3 है, क्या है, √3 है, ठीक है ना, दैट √3 इज रेशनल बट √3 इज इरेशनल, क्या है, इरेशनल, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, √3 क्या है, इरेशनल है। बच्चों इतना आपको लिखना होता है। आपको सवाल कैसे लग रहे हैं, मतलब कैसा लग रहा है, आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट सवाल है और ये भी बेहतरीन सवाल है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। देखिए लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। आपके पास सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है बच्चों, ये ध्यान रखिए, जीरोस नहीं है, ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो फिर गलत करके चले आएंगे। पता चला आपने क्या कर लिया, अरे यार ये तो हमारा ये एक जीरो ये दिया, एक जीरो ये दिया है, तो ये आप क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस निकाले लो, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले लो, गलत हो जाएगा। क्यों कि सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस तो खुद ही वो दिए हुए हैं, तो आप सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, इस सवाल को लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका बच्चों बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेना है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेना है बच्चों। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस, ये होता है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। अगर 3 होता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता, और अगर 4 होता बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है, क्वाड्रिक हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास ये हो गया है। अब हमारे पास क्या बच्चों गिवन है, अब हमारे पास गिवन है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर इसके देखिए लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये कर लिया है, एंड लिखिए फिर, क्योंकि इसके भी तो खुद के जीरोस होंगे, एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोस हमने मान लिया बच्चों अल्फा और बीटा है, तो आप इसको क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस निकालोगे इस फॉर्मूले से, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पॉलिनोमियल मानेंगे तो जो जीरोस आप लेंगे उससे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिएगा, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस आपके पास कितना है बच्चों, √2 है, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब बच्चों हमें करना क्या होता है, हमने माना है नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ भी रहा है, तो ए बी सी की वैल्यू निकालिए, यहां लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली है एकदम, कुछ नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे निकलेगा ए बी सी की वैल्यू, तो देखिए ना, यहां पे एक चीज ऐसा देखिए, पहले जो आपने यहां b अपॉन ए और c अपॉन ए लगाया है, इनमें ऐसी कौन सी वैल्यू जो दोनों जगह आ रही है, a क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो a की वैल्यू को आप दोनों रेशियो में सेव कर लीजिए। सेव करने का मतलब देखिए यहां पे नीचे आपके क्या लिखा है, 1 लिखा है बच्चों। आप यहां a देखिए कितना है, 3 है, सामने सामने देखिए, और ये माइनस तो आप इधर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। c की वैल्यू यहां कितना है बच्चों, 1, c की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अब आप देखिए c से हमें मतलब नहीं, क्योंकि c एक जगह आया है, b एक ही बार आया है, a 2 बार आया है, तो जो चीज 2 बार है उसके रेशियो को देख लीजिए, 3 यहाँ पे है 1 को 3 बनाया जा सकता है, लेकिन 3 को 1 थोड़ी बनाया जा सकता है, तो इसलिए हमको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो 3 है, ये जो 3 है, आप यहाँ पे 3 कैसे डाल सकते हो, यहाँ पे 3 का इंटू कर दीजिए, और 3 का हम एक स्टेप और आगे समझाना चाहते हैं, इसमें नहीं करेंगे, यहाँ पे समझिए आप, √2 अपॉन, इसमें हम 3 से इंटू डिवाइड किया है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये माइनस को आप इधर भेज दीजिए, नीचे b अपॉन ए लिखिए, ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगाइए, इधर वाले को आप बिल्कुल ऐसे लिखा रहने दीजिए, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है,
अब बताइए जरा कंपेयर करिए बच्चों, a कितना मिल रहा है आपको 3 1 जा 3, b कितना मिल रहा है ये देखिए सामने लिखा है -3√2 और c कितना मिल रहा है, c के सामने देखिए 1। हो गया आंसर, आंसर हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, यहां पे लिखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए हमको। कैसे निकलेगा, ax² प्लस bx+ c। a की वैल्यू बताइए बच्चों कितनी है 3, ठीक है, x² रहेगा। अरे यार वैल्यू लगाइए, b की वैल्यू कितनी है -3√2x और c की वैल्यू है 1, तो यहां पे आ गया 1। ये आपका आंसर हो गया। अरे आंसर हो गया, 2 नंबर पक्के, 2 नंबर पक्के हो गए आपके। 2 नंबर क्या 3 नंबर भी आ सकता है ये सवाल। ठीक है, तो आपके इस सवाल का ये जो नंबर है ना ये फिक्स हो गया, यानी आपको मिल गया। बस ये पढ़ लीजिए, आपका नंबर आपके पास आ गया। और याद रखिए बच्चों, हाई स्कूल है, क्लास 10th है, वो इस मतलब जीवन की आपका पहला पड़ाव होता है, जो आप अपना जो ये रिजल्ट होता है ना समाज के सामने आप पेश करते हैं। ठीक है, दिखाते हैं कि नहीं यार हमें इतना नंबर आया है, मेरा इतने नंबर आए हैं, आपको एक गर्व महसूस होता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी में लग जाओ यार। एग्जाम के बाद तो आप मस्ती कर ही सकते हैं, बस एग्जाम को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर लीजिए और अच्छे रिजल्ट लाइए यार, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल आप देख रहे हैं, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. Find the fraction. बच्चों अब आपको यहाँ पे ये हम कह रहे हैं कि जो भी हम यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं वो केवल और केवल एग्जाम वाले क्वेश्चन है, और आप देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि मैंने आज तक अभी तक जितना ही पढ़ाया है, हमने जो भी क्वेश्चन आप बताए हुए बच्चों वो 100% आए हुए हैं। आप ये मत सोचिएगा अरे ये तो ऐसे ही बता रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ऐसा सोचा तो ये समझ लीजिए कि आप जो है अपने नंबर गंवा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए बच्चों। बिल्कुल एकदम देखिए अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो कि 21 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन। सबसे पहले आप सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बेस्ड सवाल होते हैं बच्चों, तो इनको बार बार पढ़ना होता है। जितनी बार आप अच्छे से पढ़ेंगे उसका कुछ न कुछ निष्कर्ष आप निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो समझिएगा इसे कैसे करना है। सबसे पहले पढ़िए सवाल, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई फ्रैक्शन 9/11 कब होता है, जब उसमें 2 ऐड कर दिया जाता है उसके न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, उसके बाद वो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। इफ 3 इज एडेड, जब 3 ऐड कर दिया जाता है, यदि उसमें 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। अब चूंकि बच्चों आपके किताब में, आपके बुक में जो सवाल है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है, तो 2 वेरिएबल्स आप ले सकते हो, 1 वेरिएबल्स लेके नहीं लगाना है आपको, 2 वेरिएबल लेके लगाइएगा, x और y। ये चीज पहले आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और आप देखिए सवाल को अच्छे से पढ़िए। इसमें बोला है फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11, और सबसे पहले तो फ्रैक्शन आना चाहिए ना आपका, और फ्रैक्शन तो तब मिलेगा ना जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। तो आप न्यूमरेटर को मानिए और डिनोमिनेटर को मानिए। तो हम यहां लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर ठीक है, न्यूमरेटर हमने मान लिया, न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर हमने मान लिया बच्चों क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी y। तो फ्रैक्शन विल क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर हो जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्रैक्शन। ठीक है ना, अब उनसे कह रहा है कि जो फ्रैक्शन आपने बनाया है वो ठीक है, लेकिन इसमें आपको कुछ कंडीशंस डालना है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस क्या कह रहा है, 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। चलिए बच्चों, न्यूमरेटर वाला वैल्यू इसमें क्या x है, तो x में 2 ऐड करिए, डिनोमिनेटर वाले में 2 ऐड करिए, देखिए फ्रैक्शन बन गया ना। और कह रहा है ये जो फ्रैक्शन है वो यही होता है, इस फ्रैक्शन का रिजल्ट यही है, तो आप इसको इक्वल कर दीजिए। उम्मीद आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है,
जो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे, देन वो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11 टाइप का। क्या हो जाता है? 9/11। अब यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। 11 का इधर इंटू करिए 11x प्लस 22, 9 का इधर इंटू करिए 9y प्लस का 18। अब बच्चों 11x और y वाले टर्म्स एक तरफ कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई मेथड सब्स्टिट्यूशन देखिए, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है बाय एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको यूज नहीं करना है, तो आप केवल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से आप सवाल को लगा लेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो हम यहाँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो हम यहाँ से किसी एक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर दीजिए, देन हमारा x और y निकल आता है। ठीक है ना? और याद रखिए बच्चों, हमको फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन हमारा यही है x अपॉन y, और x अपॉन y का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलेगा तभी हम फ्रैक्शन बता पाएंगे। ठीक है ना? तो हम पहले यहाँ क्या करेंगे, 11x इज इक्वल टू 9y। अभी देखिए 22 उधर जाएगा तो 18 माइनस 22 हो जाएगा, तो 18 माइनस 22 कितना बचेगा बच्चों? माइनस का 4। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना 18 से, तो ये ध्यान रखिएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9y माइनस 4, 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये जो वैल्यू आई है ना बच्चों की, इसको याद रखिएगा, या तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें और यहीं पर हमें y की वैल्यू निकाल, मतलब x की वैल्यू उठाकर अब दूसरी इक्वेशन बनाना होगा, उसमें रखनी है। ठीक है ना? तो चलिए, ये बाय एलिमिनेशन मेथड नहीं है, ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है? अब दूसरा पढ़िए, इफ 3 इज एडेड, इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर था x, उसमें 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर था y, उसमें 3 ऐड कर दिया, तो ये जो फ्रैक्शन बना है वो कह रहा हूं इतना हो जाता है 5/6। कितना हो जाता है? 5/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 6x प्लस का 18 और 5 का इसमें करिए 5y प्लस का 15। ठीक है ना? अब ये जो x की वैल्यू आई है ना बच्चों, वो यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट से हम यहाँ लगाएंगे, तो 6x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस का 18 इज इक्वल टू 5y प्लस का 15। अब आपको करना क्या है बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये हटा दीजिए, रुक जाइए, देखिए थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेंगे यहीं पर बच्चों। ये 18 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5y माइनस 3। देखिए 18 माइनस का हो जाएगा ना, 15 माइनस 18 माइनस 3 हो जाएगा। ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन मत करिए यार, है ना? आराम से लगाइए, बड़ी जल्दी से सवाल लगता है, कुछ नहीं करना। देखिए x निकाला, यहाँ लगा दिया, अब पूरी इक्वेशन तो y में हो गई, तो यार y की वैल्यू तो यहाँ से निकलेगी ना, y यहाँ से निकलेगा, यहाँ लगा देंगे, x भी निकल आएगा। तो आपका एक मेथड, आपने मेथड भी सीख लिया, कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे लगाते हैं। ठीक है ना? ये भी सीख लिया आपने, 2 इक्वेशन बन जाते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और एक x की वैल्यू उठाकर y यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ से y निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 6 का अंदर चाहे तो इंटू कर लें, इंटू कर लीजिए, 54y माइनस 24, 11 का इधर इंटू करेंगे माइनस 33। ठीक है? अब y वाले टर्म से एक तरफ करिए, 54y में 55y जब घटाएंगे ना तो बच्चों माइनस का 1y बचेगा। ठीक है? 24 आप उधर ले जाइए, तो ये माइनस का 33 है और प्लस का 24 है, तो आपको मिलेगा यहाँ से -9, यानी y ये माइनस यहाँ कट जाएगा बच्चों, y 9 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगा देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको इरेज कर देना है बच्चों। ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको इरेज करके यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट पुटिंग, क्या पुटिंग करने जा रहे हैं? y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ लगाइए x इज इक्वल टू 9y की वैल्यू 9 माइनस 4 अपॉन 11। उम्मीद है बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 9 का इंटू 9 में करेंगे तो 81 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 81 माइनस 4 करेंगे तो 77 आएगा। कितना आएगा? ठीक है, 77 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नीचे क्या है 11 से इसको कट करेंगे तो आएगा 7। तो हमारे पास x और y मिल गया बच्चों। क्या मिल गया?
x और y। आप देख सकते हैं x हमारे पास कितना है और y हमारे पास कितना है। x 7 है और y हमारे पास 9 है। y हमारे पास क्या है 9 है। x हमारे पास 7 है और y हमारे पास 9 है। फ्रैक्शन पूछा जा रहा था बच्चों, तो फ्रैक्शन बिकम्स कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। आपने माना था ना, x की जगह 7 लगाइए और y की जगह 9 लगाइए। आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब अगर आप देखिए, अगर आप चेक करना चाहते हो कि यार फ्रैक्शन हमारा इतना होना चाहिए, ये करने पर फ्रैक्शन हमारा होना चाहिए इतना करने पर ये वाला, ठीक है ना। अब देखिए कैसे ये वाला जब होगा, जब इसमें 2 आप क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर में 2 ऐड करिए कितना आएगा 9, तो ये 9 आ गया। डिनोमिनेटर में 2 ऐड करिए 11 आ गया। तो चेक हो गया ना, ये आंसर आपका सही है। अब 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और बिकम्स 5/6 हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समझना है 3 ऐड करना है, तो 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है, तो यहाँ पे 9 है। क्या है यहाँ पे 9, मतलब सॉरी यहाँ पे भी 6 है ना, 5/6 हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों 5/6 आपका होना चाहिए यहाँ पे करने पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जोड़ना है ना इस जगह, तो 3 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 3 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब इसमें हम क्या करेंगे 2 से कट करेंगे बच्चों, तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 10, 2 6 जा 12। तो आप देख सकते हो कि ये 5/6 भी आपका आ गया। आपको 2 इसमें ऐड करेंगे दोनों में तो ये मिलेगा, और 3 ऐड करेंगे इसमें तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। इससे आप अपना आंसर चेक कर सकते हो और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो यार सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, वो भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया जाएगा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम वाले होंगे, ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट सवाल है और इतना इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, अगर आप ये क्वेश्चन देख लेंगे तो आज से आपको एज रिलेशन में प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। एज रिलेशन वाले जो सवाल होते हैं ना बच्चों, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सवाल या ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है 100%, ठीक है। कैसे, क्योंकि इतना अच्छा सवाल है ये बच्चों, ठीक है। देखिए इसको कैसे करना है, हम इसीलिए कह रहे हैं ना हमारे साथ बने रहिए और हमारे हर एक क्वेश्चन को बहुत डीपली देखिएगा, बहुत डीपली देखिएगा। और हम इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास लाते रहेंगे। जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे ना, सिर्फ और एग्जाम वाले क्वेश्चन होंगे। यही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है बच्चों, ये हम बार बार दोहरा रहे हैं, नहीं तो फिर आप 21 मार्च को अपना पेपर मिला लीजिएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत अगर आपको देखने को मिले भाई थोड़ा कुछ चेंज कर रहे हैं, वो उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। सब कुछ यही रहता है, कुछ भी अलग नहीं होता। बस आप अपना सोच एकदम बिल्कुल स्थिर रखिए, दिमाग एकदम बिल्कुल स्थिर रखिए। उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसका करने का क्या तरीका होने वाला है, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, ठीक है ना, वो चीज आपको सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 years hence, अब आप कहोगे हिंस, ये हिंस क्या है भाई, तो भाई 5 years hence मतलब बात की बात हो रही ना, तो 5 years hence the age of जैकब विल, देखिए विल लग गया ना, विल का मतलब क्या हो गया, ये hence बाद की बात कर रहा है, आफ्टर की हो गई, ठीक है ना। the age of, पहले तो आपको यही चीज सीखना है कि आफ्टर, hence, और यहाँ पे और भी कोई वर्ड यूज हुआ है, देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे एगो वाला भी यूज हुआ है, ठीक है ना। तो इन वर्ड का हमें मीनिंग्स पता होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप इस रिलेशन के सवाल को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये प्रॉब्लम बेस्ड सवाल है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times. Age of Jacob will be 3 times that of its son. That of its son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of its son. What are their present age? अब एक बात बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि 5 साल बाद देखिए जैकब की जो उम्र होती है वो 3 गुना हो जाता है अपने पुत्र का, और 5 साल बाद जो है जैकब की 5 साल पहले एगो लगा ना, 5 साल पहले जो जैकब की उम्र थी वो 7 टाइम्स क्या था, सन का 7 टाइम्स था, ठीक है ना। तो यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ और 5 साल बाद की बात हो रहा है। तो बच्चों हमें प्रेजेंट एज की बात है, 5 साल बाद जा रहे हो, ये देखिए ये 5 इयर्स है, 5 इयर्स के पहले हो गया माइनस हो जाता है, 5 इयर्स के बाद ये प्लस हो जाता है। तो आपको यहाँ पे एगो वाला है, यहाँ पे हमारा हेंस वाला है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट एज क्या है उसकी,
वो आपको पता करना है। 5 साल पहले और बाद की तो बात हो रही है, लेकिन इस समय उसकी एज क्या थी, वही एज आपको पहले कंसीडर करना होगा, यानी मानना होगा। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए सबसे पहले उसको मानेंगे हम लोग कि भाई प्रेजेंट एज दोनों की क्या है। तो चलिए लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है ना? देखिए यहां लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, किसका? जैकब है ना पहले, तो जैकब की एज मान लिया भाई। जैकब की प्रेजेंट एज क्या होगी? x इयर्स। ठीक है, लिखा है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x इयर्स। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x इयर्स। तो यहीं पे एक बात और लिखना है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? हिज सन, ऑफ हिज सन। तो यहां पे सन एज लगा लीजिए, ठीक है? सन की एज क्या हो जाएगी? सन एज, सन बी y इयर्स, ठीक है? y इयर्स हो जाएगा। अब 5 इयर्स हेंस की बात कर रहा है बच्चों, तो हम यहां लिखेंगे 5 इयर्स हेंस, ठीक है? 5 ईयर हेंस में क्या होने वाला है, यानी कि 5 साल बढ़ने वाला है, 5 साल बढ़ने वाला है। तो 5 इयर्स हेंस जैकब एज क्या हो जाएगा और फिर सन एज क्या हो जाएगा, दोनों के सन एज में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा ना बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो 5 साल बाद दोनों की उम्र निकालेंगे, तो जैकब की जो उम्र होगी, यहां लिख सकते हैं जैकब एज, ठीक है? जैकब्स एज हो जाएगा x + 5 इयर्स, ठीक है? और फिर 5 साल बाद हम सन की भी एज बदल जाएगी बच्चों, तो सन एज क्या हो जाएगा? सन एज अगर निकालेंगे तो बच्चों सन की एज तो y माने हो, तो 5 साल बाद y + 5 इयर्स हो जाएगा। ये बताइए इसमें क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं, बड़े सिंपल तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है ना? अब वो कह रहा है कि भाई ये 5 साल बाद की एज है, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई थी कि 5 साल बाद जो एज आएगी ना, वो 3 टाइम्स होगा। कौन? जैकब जो है वो 3 टाइम्स है सन का। अब एक बात बताइए बच्चों, आप ये देखिए, ये 12 इयर्स है, ये जैकब की एज मान लीजिए 12 इयर्स है, और ये 4 इयर्स है उसके पुत्र की एज, यानी कि सन की एज। अब यहाँ पे 3 टाइम्स कौन है? आप खुद देखिए ना, इक्वल की कंडीशन जब भी आप लगाएंगे तो आप हमेशा अपोजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? अपोजिट देखेंगे। यहाँ पे जैकब 3 गुना था अपने पुत्र का, तो जैकब था 3 गुना अपने पुत्र का, तो यानी पुत्र अगर 4 है तो पिता उसका 3 गुना यानी 12 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अब देखिए इसको बराबर करना, इक्वालिटी लगा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों इक्वल होने की वजह से दोनों की कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। तो ये 12, तो ये भी क्या हो जाएगा? 12। या तो इसमें 3 से डिवाइड करिए या फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा बच्चों कि 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, हमेशा अपोजिट साइड में। क्यों करते हैं? क्योंकि इक्वालिटी को सेम करना है, इक्वल लगा हुआ है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस हमारे पास ये है कि भाई जैकब की एज हमारे पास कितनी थी? x + 5, और सन्स की एज आफ्टर 5 इयर्स क्या था? y + 5। और आपने अभी भी देखा है कि अगर ये 3 टाइम्स है तो हम इसको 3 टाइम्स नहीं करेंगे, इसको करेंगे। ज्यादातर बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, यहीं पर इसी जगह। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 टाइम्स। क्यों बच्चों? यहाँ पे अगर ये जैकब, हमेशा ध्यान रखो, जैकब तो बड़ा दिखा रहा है, ठीक है ना? तो जैकब बड़ा है, लेकिन इसकी उम्र कितनी बड़ा है? इससे 3 गुना बड़ा है। तो 4 इधर लिखोगे तभी ना 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 12 आएगा। आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो 36 हो जाएगा, ठीक है ना? ये 36 हो जाएगा, तो 4 पड़ा रहेगा, तो इक्वल कहां से है? इक्वल हमें इस तरह से लगाना है ना। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे x + 5 लिखिए, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। 3y + 15, 3y + 15 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे? 3y इधर ले आएंगे, x - 3y, 15 में 5 बटेगा तो बच्चों 10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे पढ़िए सवाल को, यहां तक की बात खत्म हो गई। 5 इयर्स एगो, अब हम बात करेंगे 5 इयर्स एगो की। तो 5 इयर्स एगो की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे फिर जैकब की एज क्या होने वाली है, ये बात करेंगे। जैकब्स एज क्या हो जाएगा? 5 इयर्स। जैकब की एज कितनी मानी थी आपने? x। तो 5 इयर्स एगो मतलब पहले में होता है माइनस, ठीक है, इयर्स हो जाएगा।
फिर उसके बाद सन से एज क्या हो जाएगा बच्चों, सन से एज हो जाएगा y -5 ईयर्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई आप लोगों को? अगर आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। जैसे जैसे आपने ऊपर लगाया था ना बीच में, वही कंडीशन यहां से भी आ रही। 5 years ago जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। अब यार सन की एज हमने मान ली 3 है, या आपने 4 मान रखी तो 4 मान लो, लेकिन 7 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये 28 ईयर्स हो जाएगा। आप 7 पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 28 ही आएगा ना, यानी जैकब की एज 28 हो जाएगी। इसका मतलब है 7 का मल्टीप्लाई कहाँ होने वाला है, सन में होने वाला है। किसमें, सन में होने वाला है। इक्वेशन तो बन गए, एक ये बन गई और एक और बन जाएगी। ऊपर हम हटा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करिएगा, नहीं तो फिर आपको करने का तरीका भी तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बच्चों, दोनों को इक्वल करिए, x - 5 y - 5। अब बोलिए जरा, यहां पे भी आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब ये बोल रहा है जो वो करिए, जैकब क्या था 7 टाइम्स था अपने सन का, तो 7 टाइम्स का मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, इक्वल लगाना है तो इक्वल करना पड़ेगा। 7y - 7 का मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो यहां पे लिख जाएगा x - 7 -5 को उधर ले जाइए, -35 प्लस 5 माइनस का 30 हो गया बच्चों, माइनस का 30। आप देख सकते हैं -35 प्लस 5 -30। अब आपके पास जो इक्वेशन आ रही है बच्चों, वो आ रही है x - 7y इज इक्वल टू -30। इक्वेशन हो गई है सेकेंड, इक्वेशन हो गई है सेकेंड, और ये हो गई हमारे पास फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, सॉल्व करने के मैंने आपको बताया था 3 मेथड होते हैं इक्वेशन को। सबसे पहला वाला मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है बाय एलिमिनेशन, तीसरा है क्रॉस। क्रॉस आपको करना ही नहीं है, सिर्फ आपको 2 ही करने हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन। तो मैं यहाँ बाय एलिमिनेशन से लगाऊंगा, क्योंकि बाय सब्स्टिट्यूशन तो आपने सीख लिया ना। बाय एलिमिनेशन क्या होता है बच्चों, देखिए आपके पास जो दोनों इक्वेशन होती है ना, उसके वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं, एक x एक y, एक x है और y। इसके कोएफिशिएंट चेक कर लीजिए। x का कोएफिशिएंट कितना है, 1। x का कोएफिशिएंट कितना है, 1। यार मतलब ये x वाला कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा ना, तो अगर हम x के कोएफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तो इसका मतलब है उसको काटने में आसानी है। आप एलिमिनेशन जब लगाओगे ना, तो उसमें कुछ नहीं करना, बस इसको इससे घटा दीजिए, x कट जाएगा, y निकल आएगा। y की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू निकल आएगी, देन आपका दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस तरह से एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से क्या कर देंगे, सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, x अगर कोई कोएफिशिएंट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, तो हमें इसमें 2 डालना पड़ता बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई पूरे में करते, तो यहाँ माइनस तो जरूर लगाते, लेकिन यहाँ पे 2 का इंटू कर देते। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अभी हमें क्योंकि कोएफिशिएंट इक्वल है और जिसको हमें कट करना है उसमें कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, n1 है, 1 इसका भी है, इसका मतलब ये सेम है, सेम है तो आप हटा दीजिए, कट जाएगा। तो x - 3y इज इक्वल टू 10। दूसरा है x - 7y इज इक्वल टू -30। तो घटाने पे लिखा है ना हमने, घटाने पे बच्चों साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब देखिए साइन कैसे चेंज करते हैं, ये प्लस है तो यहाँ माइनस मत लगाइएगा, यहाँ नहीं, यहाँ मत लगाइएगा, यहाँ लगाइएगा। देखिए प्लस के नीचे माइनस साइन लगेगा और माइनस के नीचे प्लस और माइनस के नीचे प्लस। क्यों, क्योंकि बच्चों जब घटाते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है। और प्लस अगर यहाँ प्लस करते तो कोई भी साइन यहाँ नहीं लगाते, जो साइन इसकी रियल है वही रहेगा, लेकिन अब यहाँ परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -3y में से +7y जाएगा तो बच्चों आएगा 4y, और +30 हो गया, +30 में 10 ऐड होगा तो कितना आएगा 40, यानी y आ गया 10। अरे भैया पुत्र की एज कितनी है, 10 साल। प्रेजेंट एज कितनी है, 10 साल। तो पिता की कितनी होनी चाहिए, उसका 3 गुना, है ना, 3 गुना होना चाहिए। लेकिन वो बाद की एज है बच्चों, उससे नहीं मतलब है। अब वो तो बाद की, अगर वो प्रेजेंट एज की बात करता है तो अलग है। ठीक है, 3 गुना ऐसे नहीं बताएंगे, आपको थोड़ा समझना होगा कि ये प्रेजेंट एज हमने माना हुआ है x और y को। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। हम ये y की वैल्यू चाहे इसमें लगा दीजिए चाहे इसमें लगा दीजिए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में लगा देते हैं बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में लगा देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, उसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू लगाएंगे, x - 3y हमारे पास 10 है, इज इक्वल टू 10 है, 30 है और ये 10 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40। 40 साल हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी, 40 साल हो जाएगी, 40 साल हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं फादर्स प्रेजेंट एज क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट एज
ऑफ फादर, फादर यानी हमने माना है उसको एक्स, फादर मतलब यहाँ पे जैकब है बच्चों, जैकब जी यहाँ फादर बने हुए बैठे हैं अपने सन के, ठीक है ना, तो उन्हीं को जैकब बोला गया है। जैकब की एज आएगी 40 इयर्स, क्या आ जाएगा बच्चों 40 इयर्स, ये जरूर लिखिएगा यूनिट, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ऑफ सन, ठीक है, तो सन की एज क्या हो जाएगी बच्चों 10 इयर्स, कितना हो जाएगा 10 इयर्स। अच्छा, आपको अपने आंसर अगर चेक करना हो तो बच्चों हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए हम आपको चेक करके बता रहे हैं। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, लेकिन कब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद की बात है बच्चों, तो आप 5 साल दोनों में जोड़िए, 40 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15। अब ये कह रहा है कि जो पिताजी थे वो पुत्र के 3 गुना थे, तो देखिए है कि नहीं है 3 गुना, लेकिन ये बराबर नहीं है, लेकिन है कि नहीं है 3 गुना, ये देखिए है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। और सवाल कैसा लग रहा है कमेंट्स करिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हम ऐसे और सवाल लेके आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, ठीक है ना।